हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ जिस कड़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी कड़ी से पढ़ाई चलती होगी। बस आप ऐसे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो हम पढ़ रहे थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का मतलब था कि भाई साहब इसमें एक ऐसा समीकरण युग्म, मतलब कि युग्म मतलब जोड़ा, मतलब इसमें दो समीकरण बनेंगे इसमें जो कि रैखिक होंगे, मतलब और उन दो समीकरणों की घात क्या होगा, एक होगा। ठीक है सर, ये सब बेसिक चीजें था, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, ये सब हमारा सब कुछ ही था। हम बेसिक अब तक पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम करने ये वाले हैं कि इसमें हम प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले हैं। इसमें देखो मेन चीज ये है भाई साहब, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दो रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, और ये जो समीकरण बनता है ये ग्राफ पे क्या दर्शाती है, तो पिछले वीडियो में आप देख चुके हो कि भाई साहब ये ग्राफ पे एक रेखा दर्शाती है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, जब युग्म है मतलब दो समीकरण है मतलब दोनों, जब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे दिखाया जाएगा तो हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है सर। अच्छा, यदि जब ये दो रेखाएं हैं तो अब इनके गुणों के बारे में हमने बताया था क्या, कि ये कब संगत होंगे, कब असंगत होंगे, कब ये प्रतिच्छेदी होंगी, कब ये समांतर होंगी, कब ये संपाती होंगी, कब इनके एक हल होंगे, कब इनके अनेक हल होंगे, कब इनके कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और इन समीकरण को सबसे पहले हमने बड़ा बनाया समीकरण अगर हमको दिया है तो इनके हम कितने विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है सर, ये सब पिछले बेसिक वीडियो में रह चुका है। ठीक है, सब कुछ हमने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले जाके बेसिक वाला देखो, उसके बाद आप आओ। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कि भाई साहब हम सीखेंगे कि समीकरण बनता कैसे, किसी भी समीकरण को बनाते कैसे। जैसे गणित किताब में दे दिया हिंदी में, अब हिंदी में दे दिया तो उसको मेरे को बीज गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा, यानी एक्स वाई ABCD में लिखना पड़ेगा। हिंदी पढ़ के ABCD वाई में लिखना पड़ेगा। वह यदि हम लिख लिए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे का उसको हम कैसे हल करते हैं ये हम पहले भी बेसिक में बता ही चुके हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली समीकरण को हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट अध्यायों में जो हम करेंगे उसको क्रम से हम हल करना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या हम करने वाले ये पता चल गया। ठीक है, और हमारा क्रम सीक्वेंस क्या रहेगा, हमारा सीक्वेंस भी हमको पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा चीज इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट आने वाला रहेगा हम वो भी करेंगे, हमारा सीक्वेंस से चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो ज्ञान की बात यह है कि आपका मतलब पढ़ाई कैसे चल रहा है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि देखो अपने सीरियसनेस को समझो। सीरियस मतलब सीरियस नहीं हो जाना है, लेकिन हाँ एकदम मजाक में भी नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप 10% भी ध्यान दोगे तो भी आपका ये मजाक में यार कुछ है ही नहीं आपका सिलेबस। बस आपको कम से कम एक आराम से एक लेवल जो मेंटेन करना है उस लेवल तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए मैं हमेशा एक ही कहानी बताता हूँ कि भाई साहब या तो आप टैलेंटेड हो या तो आप नहीं हो। तो मान लो आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन यदि किसी चीज को अगर आपको समझना है या याद करना है तो अगर आप लगातार 100 बार लिख दो, मतलब 1 2 तीसरी बार 7वीं बार 18वीं बार 57 बार 67 बार 88 बार 99 बार 100 बार अब लगातार लिख दो, एक पूरा रफा भर गया। अब एक बात बताओ, जो चीज आपको समझना था वो आपको समझ में आया। जैसे यही सवाल जो मैं बता रहा हूँ, यही मान लो आपको गणित नहीं समझ में आता है तो आप जो बता जा रहा है उसी को उतने बार देख लो, कैसे नहीं समझ में आएगा ना। ओवरऑल अगर 100 बार करोगे तो आप खुद कहोगे नहीं सर समझ में आया। अच्छा, तो अच्छी एक बात बताओ, मेन मुद्दा था तुम्हारा समझना। ठीक है सर, हाँ समझना। तुम्हें समझ में आया, हाँ कैसे आया, एक बार में समझ के आ गया कि 100 बार में आ गया। ठीक है सर। अच्छा, मान लो आप टैलेंटेड बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब 100 बार मेहनत कर सकते हो। 100 बार मेहनत कर दो, कैसे नहीं आएगा, सब तुम्हारे माइंड का खेल है। बस ये है कि तुम करना चाहते हो कि नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इधर उधर भटकना नहीं है, हमें जो हमारा कर्म है वो करना है, बात खत्म। किसी प्रकार की कोई ज्ञान और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन बस इतना होना चाहिए कि भाई साहब जिन्होंने हमें इतने से इतना किया है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होगा, बात खत्म। तो चलो पढ़ते देखिए क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, इससे जो पहला वाला प्रश्नावली 3.1 था उसमें हमने क्या किया था कि किसी भी समीकरण को हम कैसे बनाते हैं, जैसे हिंदी में दिया है ना, इसको हम गणित रूप में बीज गणित रूप में कैसे लिखेंगे। अगर समीकरण हमारा बन गया तो उसको हल करने के तो कई विधियां हैं, वो हम आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। हमको पहले से आता भी, हम पहले बेसिक वीडियो बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप जाकर देख लो। ठीक है सर, लेकिन इसमें जो मेन कहानी ये है कि भाई साहब इन समीकरण को हम बनाएं कैसे। ठीक है, तो बनाना कैसे है इसको मैंने पहले ही वीडियो में हल्का फुल्का सिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अगर आप चाहते हो तो जाकर वो देख सकते हो
ठीक है, आप उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब बाकी इसमें भी तो हमारा वही काम है, इसमें भी तो हम वही करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन वे कह रहे हैं कि भाई समस्याओं का रैखिक समीकरण बनाओ और ग्राफ ही विधि से हल करो। कोई दिक्कत नहीं जी। सबसे पहले तो समस्या यही है कि भाई इन समस्याओं का रैखिक क्या करो, समीकरण बनाओ। तो रैखिक समीकरण हमको बनाना है, ठीक है सर, बनाते हैं। तो पहले का जब पहला क्वेश्चन है, इन्होंने दे दिया है क्या, इन्होंने दिया है कि भाई साहब देखो इन्होंने 2 लाइन बोला है, ठीक है। देखो प्रश्न में ही दिया था, बस हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, पहला लाइन तो ये है। अच्छा मतलब कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल सर 10 विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल समझ में आया। फिर दूसरा चीज है कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से क्या है, अधिक है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, जो विद्यार्थी होंगे टोटल लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या होगा, ठीक है सर। अगर हमें कहीं से भी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पता चल जाए तब हमारा कहानी जो है तब तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा ये भी मामला हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब कि इसमें हम मानेंगे, देखो समझो कि इसमें सबसे पहले हम कैसे सोचते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, हमको क्या माने। तो देखो इसमें मानना है क्या, माना लड़कों की संख्या यक्स है क्लास में, और कक्षा 10 की क्लास में माना लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या वाई है। कोई दिक्कत नहीं सर, हो सकते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है सर। अच्छा यदि ऐसा है तो प्रथम शर्त अनुसार क्या 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, मतलब कि टोटल लड़के लड़कियों को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी 10 है। इस हिसाब से देखो हमारा पहला समीकरण बन गया क्या, x + y = 10। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से दूसरा कैसे बनेगा कि लड़कियों की संख्या, देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले लड़कियों का नाम लिया ना, तो ठीक है। तो लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया, तो y सबसे पहले क्या होगा, आगे होगा, उसके बाद इक्वल टू का साइन होगा। तो हमने y को आगे लिख लिया, सबसे पहले दिया था तो वो ये लिख लिया, y को आगे लिख के फिर इक्वल टू का साइन दे दिया। अब हमारा काम खत्म। अब जो आएगा वो आगे आएगा क्या, लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितना था यक्स, हमने लिख लिया यक्स से कितना अधिक है 4। कोई दिक्कत, x + 4 समझ में ना। तो ये आया कैसे, समझ में आया ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमें x - y = -4 कर दिया, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर ये कैसे करते, देखो मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, फिर इसको हमने लिख लिया, तो इधर गया तो -4, इधर गया तो x - y, मतलब x - y = -4। कोई दिक्कत नहीं सर, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है सर। उस उत्तर से देखो समीकरण 1 के लिए साड़ी बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए साड़ी बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए साड़ी बनाएंगे तो देखेंगे हमारा ग्राफ कितने कटेगा, 7,3 पर हमारा ग्राफ काटेगा। तो वहां से हमको मिलेगा, देखो हम ग्राफ दर्शाए नहीं ना, आप ग्राफ अपने दर्शा लेना, ठीक है। मेरा मेन मुद्दा यह था कि आपको सिखाना है कि भाई साहब वो बनता कैसे, ठीक है। तो हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। अच्छा वो हमारा हो गया। अब देखो फिर हमारा क्या है, ठीक, अब देखो हो गया ना। अब हमने इसको हल कर दिया, ग्राफ पे दर्शाया, तो हमारा कितना है 7,3 पर काटा, मतलब कि x मान 7 है और y मान 3। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया। उस प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन दिया। अब इसका समीकरण कैसे बने, इसका समीकरण बनाना है, देखो कैसे होगा, सिंपल सी बात है क्या, 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो 1 पेंसिल व 1 कलम का मूल्य क्या होगा, ऐसा उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे तो देखो पूछेगा ऐसे ही, ठीक है, कि भाई तो 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य बताओ, या 10 पेंसिल 1 कलम का मूल्य बताओ, या 10 पेंसिल 50 कलम का मूल्य बताओ, कुछ भी पूछे। लेकिन अगर आपको 1 पेंसिल व 1 कलम का मूल्य पता है तब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो इसमें हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे वही क्या, माना 1 पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया और 1 कलम का मूल्य कितना है y रुपया। कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो प्रथम शर्त अनुसार क्या करें, देखो प्रथम शर्त अनुसार कह रहे हैं कि भाई 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपया है, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरे शर्त अनुसार ये कह रहे हैं कि भाई 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपया है, दूसरा समीकरण बन गया। बस खत्म कहानी, यही ना, यही तो था। हमने इस रूप में लिख लिया, इस हिंदी को हमने गणित रूप में लिख लिया। अब गणित रूप में लिखने के बाद ही हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा बस अब हम इसको हल सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना है तो देखो सिंपल हमने बताया था कि इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल किया। विलोपन विधि में कैसे हल होता है, रिवाइज क्या कहते हैं, इन दोनों में से किसी को चुनते हैं, तो मानो हमने y को चुना। अब इसको क्या करेंगे, इसके गुणांक और इसको गुणांक क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो कैसे होगा, इससे इसमें गुणा कर दो, इससे इसमें गुणा कर दो, ठीक है सर। लेकिन अगर हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो समीकरण मान तो बदल जाएगा, इसलिए सब में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इस पूरे में 7 से गुणा करो, इस पूरे में 5 से गुणा करो। तो हमने वही किया, क्या समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दिया। इससे करते ही हमारा जो बदला तो बदल ही गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखो ये भी 35 ये भी 35 है, ठीक है। तो और हमने बताया था यहाँ पर या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, मतलब अगर चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, अगर चिन्ह असमान हो तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम इसको घटाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस से माइनस मतलब कि 25x माइनस 49x, 25x माइनस 49x हल करोगे तो कितना आएगा, माइनस 24x। फिर बराबर में देखो 35x माइनस 35x है तो कट जाएगा, ठीक है। फिर 250 माइनस 322 कितना है, माइनस 72। यहाँ से देखो इसको हम हल करेंगे 24 से 72 होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस से कट गया, x बराबर 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दें तो समीकरण एक में यदि हम रख दें तो x का मान रखते हैं, हमारा y का मान कितना है, 5। अतः एक कलम का मूल्य 5 रुपया व पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, ठीक है। अब देखो, अतः ग्राफ पर 3,5 कटान बिंदु होगा, ठीक है। जो ग्राफ पर कटान बिंदु होगा 3,5 होगा, ठीक है। देखो लेकिन आपको देखो, आपको इस विधि से हल नहीं करना था, आपको तो ग्राफी विधि से हल करना था। लेकिन मैं आपको ग्राफी विधि, मुझे आपको हल नहीं करना सिखाता, मुझे आपको जो सिखाना था कि भाई साहब हम किसी भी समीकरण का हम ग्राफ कैसे बनाएं, तो उस ग्राफ बनाना हमने सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। अब आगे चलो, अब क्या था, देखो हमने जो जो सिंपल चीज था हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़े। अब देखो अगर बात किया जाए, देखो ये तो हमने उत्तर ज्ञात कर लिया ना, सब जो भी कहने था हमने सब कुछ ज्ञात कर लिया। अगर अब हमको कहा जाए कि अब काम करो इसको ग्राफ पे दर्शाओ, ग्राफ पर दर्शाने के लिए सिंपल सी वही बात हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 लिखेंगे, फिर x को y के पद में, y को x के पद में या x के y के पद में लिखेंगे, उस हिसाब से हम x का मान y के पद में, मतलब x बराबर कुछ रख के y का मान निकालेंगे, y बराबर कुछ रख के x का मान निकालेंगे, 3-4 मान ऐसे वैल्यू निकालेंगे। उसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी 3-4 मान निकालेंगे। उसके बाद फिर हम अच्छा सा एकदम स्केल से माप कर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। उस ग्राफ पे हम उस बिंदु को क्या करेंगे, दर्शाएंगे, और दर्शाने के बाद क्या होगा, हम उसको आराम से उसका हम ग्राफ खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये सब समझा, ये देखो छोटा छोटा क्वेश्चन था, यदि यही माना जाता है कि भाई साहब इस जो है बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं यार, बस समीकरण बनाते कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले जो नाम दिया है उसको आगे लिख दो, फिर उसके बाद फिर इक्वल टू साइन देके जो आगे दिया है कहानी उसको आगे छाप दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपका सवाल एकदम आराम से चलता जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं। अच्छा अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें तो कुछ है नहीं, देखो इसमें बताना है कि बताओ रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, बताओ। अब इतना इजी क्वेश्चन यार, आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि देखो एक तो बहुविकल्पी, एक दो तो बहुविकल्पी में आ जाएगा, फिर एक दो आपको एक दो नंबर वाले में आ जाएगा, मतलब कि इतना क्वेश्चन पूछता है। और इसमें करना कुछ नहीं, बहुत एकदम सिंपल से एकदम बेसिक सा लॉजिक है कि भाई साहब यदि रेखाएं समांतर कब होगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब संपाती होंगी, कब काट रही हैं, उनके कितने हल हैं, मतलब एक हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, वे संगत हैं कि असंगत है, ये सब जितना भी चीजें हैं वो सब हमने पहले वीडियो में बता रखा है। तो यदि आप नहीं देखे हो तो आपको ये कम समझ में आएगा, लेकिन अब अगर आप एक बार जाकर पर्सनालिटी 3 का अगर आप बेसिक देख लोगे तो गारंटी मेरी है कि आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छे से मैंने समझा रखा है, उसमें रटाया मैंने कुछ नहीं है, एकदम ग्राफ बना के आपको एकदम अच्छे समझा रखा है कि क्या है, एकदम बहुत ईजी यार, कोई दिक्कत। तो अगर आप वो देख रहे हैं, तो अगर ये नहीं देखे तो आप सबसे पहले यहाँ से आ जाइए, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मैं उम्मीद मान के चलो कि आप देख चुके, ठीक है। अब देखो इसमें बताने के रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, देखो ये सब एक ही कंडीशन है ना, ये पहला वाला कंडीशन मैंने आपको बताया था उसमें। तो देखो क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी और सी का मान के लिखते हैं, ठीक है। तो ए बराबर 5 माइनस, देखो यहाँ पर बी बराबर -4, सी बराबर 8, ये नहीं कि माइनस हो रहे थे, नहीं, यहाँ पर प्लस ही था, जब जो उसका मानक रूप था उसमें प्लस था, तो यहाँ पे कैसे होना चाहिए, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, प्लस -4, कोई दिक्कत, अभी तो वही मनवा रहा, तो हमें इसको मानक रूप में ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने सबका मान ए बी सी का मान निकले, A1 B1 C1 A2 B2 C1 का मान लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, A1/A2 निकाला, B1/2 निकाला, फिर देखा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, और ये होते ही हमको पता चल गया क्या है, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो इनका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, और वे क्या होगी, संगत होगी। लेकिन सर आप ये बताओ तीनों आप कैसे बता पा रहे हो, ये सब मैंने तीनों एकदम बताया, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है, इसमें हमने क्या किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने सब कुछ लिख लिया एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लिया, और यहाँ से देखो हमको पता चला क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अतः इसका मतलब है कि रेखाएं क्या है, संपाती हैं, और यदि रेखाएं संपाती हैं तो इसके कितने हल हैं, भाई इसके तो अनंत हल है, और ये संगत है, ठीक है। अरे ये कैसे हो पा रहा है, ये सब हमने सब एकदम लॉजिक वाइज हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो अगर आप देख लियो तो एकदम आपको अच्छे से गारंटी समझ में आता होगा, अगर हम नहीं देखो थोड़ा सा बहुत आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप वो अगर आप पीछे वाला वीडियो देख लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कब संगत होगी, कब संपाती होगी, कब एक हल होगा, कब कोई हल होगा, कब रेखाएं समांतर होगी,
बाकी कब संगत होगा कब असंगत होगा, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यार सब खत्म करवा दिया है, ठीक है। उसमें कुछ है ही नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो वही है, तीसरा क्वेश्चन भी देखो वही है क्या, इसमें जो दे रहे हैं हमने लिख लिया, A1 B1 C1 मान लिख लिया, A2 B2 C2 मान लिख लिया, सब कुछ लिखने के बाद A1 by A2 B1 by A2 हमने लिख लिया, C1 by C2 लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ से हमने देखा A1 by A2 इक्वल टू B1 by A2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। यदि समांतर है तो इसको कितने हल होंगे भाई, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वे रेखाएं एक दूसरे को कटवे नहीं करेंगी। अच्छा, काटेंगी नहीं मतलब कभी मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगी भी नहीं तो क्या है, एक दूसरे के असंगत है, संगत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। ये सब कहाँ से कहानी पीछे कर रहा है, पीछे वालों को आता होगा, ठीक है, तो इसलिए कर रहा हूँ, सबसे पहले जरूरी है पीछे वाला, ठीक। अच्छा, तीसरा देखो क्वेश्चन करें, देखो सिंपल से वही बात, क्या संगत या असंगत रैखिक समीकरण की पहचान करो। मतलब बताना है कि भाई ये दोनों जो रैखिक समीकरण है, बताओ कि वो संगत है कि असंगत है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने क्या किया, ये देखो अभी मानक रूप में नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो हमने मानक रूप में लिख लिया, मतलब 5 को इधर ले लिया, बराबर 0 होना चाहिए मानक रूप में, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, इसको भी हमने मानक रूप में लिख लिया। उसके बाद फिर हमने A1 B1 C1 निकाला, A2 B2 C2 निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, A1 by A2 इक्वल टू B1 by A2 इक्वल टू C1 by C2 हमने किया, मतलब A1 by A2 B1 by A2 C1 by C2 हमने निकाला। उसके बाद फिर हमने इसका देखा, तो इसमें हमको ये मिला कि भाई A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 के। इस हिसाब से ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो ये क्या है, एक दूसरे संगत है और इनका एक हल है, तो इसमें क्या है, संगत है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा चीज देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें देखो हमने इसमें भी हमने क्या किया, मानक रूप में लिख लिया। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने लिख लिया। तो A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 देखो हमने इधर ही लिख लिया, लेकिन आपको इधर लाके निकलना था, ठीक है। C1 बराबर -8 होगा, C2 बराबर -9 होगा, ठीक है। लेकिन वो रेशियो में कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आप ऐसा ना करना, ठीक है, आप डायरेक्ट करना, ठीक है। तो C1 by C2 हमने किया, देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इसका मतलब ये हुआ है कि रेखाएं क्या है, समांतर है, और यदि समांतर है तो वो क्या है, असंगत है, क्योंकि वो कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसी प्रकार देखो पहला दूसरा तीसरा, इसको दो, पहला समीकरण हमारा ये था, ठीक है। तो अच्छा, जब भी ऐसा कभी भी रेशियो वाला दे, ठीक है, भिन्न वाला दे, तो क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो, और इन दोनों के एलसीएम से इन सभी में गुणा कर दो, तो हमारा मान में परिवर्तन बनेगा और संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 से इसमें गुणा करो। अगर इसमें 6 से गुणा करोगे तो 2 3 6 3 3 9, तो यहाँ पे 3 हो गया। अगर इसमें 6 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 2 5 10 भाई, बस अगर इसमें 6 से गुणा करोगे, 6 से 42, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 6 और समीकरण 2 तो हमको ये दिया था। यहाँ से हमने A1 B1 C1 निकाला, A2 B2 C2 निकाला, वहीं से वैसे रखा। यहाँ पर हमने देखा A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। यहाँ से हमको मिल गया कि भाई सब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और इसमें जो युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। ये तो हमको क्या करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सब आप कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन में आएगा ना, तो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे वो सब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखो इनमें दिया गया संगत असंगत छाटो, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। सबसे पहले हमको क्या करना है, संगत और असंगत छाटना है। तो कैसे छटेगा भाई साहब, देखो पहला समीकरण दूसरा समीकरण इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, A1 by A2 B1 by A2 C1 by C2 निकाला। तो यहाँ से हमको मिला क्या, A1 by A2 B1 by A2 C1 by C2। इसका मतलब हुआ कि रेखाएं क्या है, संपाती है, इसका मतलब संगत है मतलब देखो संगत है ना, तो इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। अब ग्राफी विधि से हल करना है, सबसे पहले क्या, इसके लिए भी साड़ी बनाओ, इसके लिए भी साड़ी बनाओ, और आप देखोगे कि ये दोनों, देखो हमने गलत लिखा है, ये ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, संपाती है ना, तो एक का रेखा के ऊपर दोनों रेखा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो इसका ग्राफ बनेगा, एक रेखा रहेगा, फिर उसी रेखा के ऊपर एक और रेखा रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक का रेखा के ऊपर दोनों रहेगा, तो समझ में आएगा ना कैसे बनेगा। अब आप उसका ग्राफ बना लीजिएगा, ये आपका काम है। समीकरण 1 के लिए साली, समीकरण 2 के साली, कैसे होगा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब दूसरे क्वेश्चन में सब कह रहे हैं कि भाई साहब पहला हमारा समीकरण दे दिया कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। फिर इसमें हम क्या करेंगे, A1 by A2 B1 by A2 C1 by C2 हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद हमारा मिल रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि भाई A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो C1 by यहाँ से हमको मिला कि भाई ये रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, ये जो युग्म होगा क्या होगा, असंगत होगा। जब असंगत है तो भाई सब इसका हल ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो हल है ग्राफी विधि से नहीं निकलने वाला है, या ओवरऑल नहीं निकलने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या करा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 by A2 इक्वल टू B1 by A2, मतलब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 हमने सब कुछ निकाल लिया। उसके बाद हमको यहाँ पर पता चला कि भाई साहब यहाँ पर क्या है, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है। यदि ऐसा है तो ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के
एक दूसरे को मतलब ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो मिल रही है मतलब संगत है या एक हल है, ठीक है। ये सब क्या कैसे मतलब कहानी हो रहा है, सब मैंने आपको बेसिक में बता रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब संगत, एक हल, दो हल, अनंत हल, संपाति, जितनी भी चीजें हैं सब आपको समझ में आएगी यदि आप बेसिक वाला वीडियो देख कर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने सब बना लिया ना। और देखो ये संगत है, यदि संगत है तो उनका ग्राफिक विधि से हल करना था। तो समीकरण 1 के लिए साड़ी बनाओ, समीकरण 2 देखो, समीकरण 1 के लिए साड़ी बनाओ और समीकरण 2 के लिए साड़ी बनाओ। दोनों समीकरण के साड़ी बनाओ, उसका ग्राफ खींचो और कहीं पे काटेगा, ठीक है। तो वही होगा जो कटान बिंदु होगा, वही क्या होगा, उनका हल होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। उसी प्रकार देखो चौथा क्वेश्चन हमारा है क्या, वही चीज दिया है क्या, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला। उसके बाद फिर हमने देखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कि ये रेखाएं क्या है, समांतर है। यदि समांतर हैं तो क्या होगा इनका, ये क्या होंगे, इनका युग्म असंगत है, मतलब एक दूसरे से मैचिंग नहीं है, असंगत है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा जो पहले वाला बेसिक था वो सब हमारा रहा, ठीक है। अब हमारा जो स्टार्ट होता है हमारा मेन कहानी मतलब कि हम देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है क्या, कुछ क्वेश्चन ये दिया है कि मतलब कुछ क्वेश्चन दिया है कि भाई साहब समीकरण बनाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है इसका। तो पहला कह रहा है देखो, आयताकार बाग की, मतलब इसको एक बाग है जो कि आयताकार है, उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो अब देखो, अगर आप पहले लाइन को पढ़ो, इसमें दिया कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें देखो, अगर सबसे पहला समस्या होता है कि इसमें हम क्या माने, तो इसमें देखो हम मानेंगे क्या कि माना लंबाई है x और चौड़ाई क्या है y, क्योंकि अगर हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो हमारे ये भी मामला हो जाएगा और ये भी मामला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, मतलब उसके चारों ओर का माप। अच्छा, देखो अगर इसका चारों ओर का माप क्या होगा, y + y x + x, मतलब 2 गुणे लंबाई 2 गुणे धन चौड़ाई, मतलब धन 2 गुणे चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या है, इसका पूरा परिमाप है। अगर इसका अर्ध परिमाप कहें तो केवल एक लंबाई और एक चौड़ाई, वही ना, एक लंबाई एक चौड़ाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, उसका क्या है, अर्ध परिमाप है या परिमाप बाई 2। जैसा भी आपको कहानी पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कैसे पकड़ो, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत सही यार। अब देखो क्या करना है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो सबसे पहले हमने लंबाई चौड़ाई मान लिया ना। अब देखो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न कैसे बन रहा है, हम कैसे समीकरण बना रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम लिया, सबसे पहले नाम लिया लंबाई, मतलब कि सबसे पहले लंबाई होगा, उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन देके इसके बाद जो होगा। तो देखो पहला क्या, प्रथम शर्तानुसार क्या, यक्स लंबाई जो है, लंबाई हमने मान लिया x इक्वल टू का साइन देके। अब देखो क्या हो रहा है, क्या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई क्या है, y है, मतलब y + 4 बन गया हमारा समीकरण, खत्म कहानी, ठीक है। इसको बाद आप छंद कर दो, x - y = 4, हमारा पहला समीकरण बन गया। कोई दिक्कत कैसे हुआ, अब एक बार पीछे करके फिर से देख लो, लेकिन एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि अब ये आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है ना 36 मीटर, इसका मतलब कि जो लंबाई और चौड़ाई, देखो अर्ध परिमाप क्या, देखो अगर ये पूरा जोड़ देते तो क्या होता है परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब केवल आधे जोड़ो, मतलब यह प्लस या मतलब x + y = कितना है 36 मीटर, ये तो दिया है x + y = 36 मीटर। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 पता है, समीकरण नंबर 2 हमको पता है। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करें तो हल कैसे हो गया, हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये देखो अगर ये इनका अगर गुणांक असमान होता तो हम इसको गुणा करके हम समान बनाते, लेकिन देखो इसमें से पहले से ही समान है, तो इसको हम क्या करें, बस हमारा यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि चिन्ह समान है, चूंकि चिन्ह असमान है, यदि चिन्ह असमान है तो इसको हम क्या करें, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो यह 2x हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यह 40 हो जाएगा, मतलब यहाँ x बराबर कितना हो गया 20, और x का मान समीकरण 1 में रखते ही y बराबर कितना होगा 16 मीटर रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसको लंबाई जो होगी 20 मीटर होगी और उसकी चौड़ाई जो होगी 16 मीटर होगी। और आप इस प्रकार से आपने उस ग्राफ का विमा ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या करें, अब छठा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं 2x + 3y = -8 = 0। दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि बनने वाला समीकरण, हाँ अच्छा देखो एकदम सिंपल सी बात, देखो क्या करना है ना, देखो इन्होंने अब देखो ये देखो अब तक जो था आपका जो समीकरण बनाने वाला था वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। जितना संगत असंगत वाला है, जितने विधि सॉल्व होगा वो सब मैंने आपको बेसिक बता दिया, और इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अब आएगा भी तो आप संभाल लोगे क्योंकि आपको बेसिक पता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो छठवां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इनमें ऐसा दे रखा है कि भाई साहब क्या करो ना, एक ऐसा समीकरण लिखो, क्या 2x + 3y - 8 = 0। अब हमको क्या लेगा, एक ऐसा समीकरण लिखना है कि बनने वाला रैखिक समीकरण युग्म, पहला कंडीशन क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, मतलब देखो हमको दूसरा समीकरण एक ऐसा लिखना है कि उससे
अगर हम दूसरा देखो, हमको दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि अगर हम दोनों समीकरण को एक जगह रख दें, उसके बाद फिर हम हल करें, तो उस मतलब a1/2 b1/c2 रख दें, उससे हमको पता चले कि क्या हो, वे एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, देखो अपने दिमाग से लिखेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। मतलब कि इसको हम इस प्रकार से लिखें कि अगर इस प्रकार से लिखें कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, मतलब हम क्या करें, 2/3 कर दें, यहाँ पर 3/-2 हमने लिख दिया, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये सही है। आप कुछ भी लिख दो, बस इसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस दूसरा ये लिखना है कि भाई साहब क्या हो, समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/2 होना चाहिए और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखो दिमाग लगा के इस प्रकार लिख दिया क्या, देखो अगर इसका करो 1/2 1/2 3/6 मतलब 1/2 2/4 मतलब 1/2, और यह बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर 8 होना चाहिए ना, ये देखो यहाँ पर 16 होना चाहिए, अगर 16 होता तब तो भाई मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, -5 लिख दिया, तो यहाँ से देखो बराबर नहीं है, अतः ये क्या होगा, ये रेखाएं समांतर होगी। अच्छा, अगर ये तीनों बराबर हो, इन तीनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, एक संपाती रेखा होगा। संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा, देखो सेम वही चीज, हम देखो इसके भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, मतलब इससे भी दूसरे देखो 1/2 यहाँ पे भी आएगा, 1/2 यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर 1/2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। इस हिसाब से हमने तीनों समीकरण लिख लिया। देखो लिखना आपको था, बस इसमें ध्यान एक चीज देना है कि ऐसा लिखो कि अगर आप जो बनने वाला समीकरण है उसमें और पहले वाले समीकरण को अगर आप अनुपात निकालो तो उसमें ये अनुपात इन तीनों कंडीशनों को क्या करना है, संतुष्ट करे। ठीक है, अच्छा अब 7वां क्वेश्चन, अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 7th क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि x + y - 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 व 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचो। पहला चीज है कि इनका ग्राफ खींचना है। ठीक है सर, समझ गया। फिर क्या करना है कि x अक्ष व इन दोनों रेखाओं के बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। अच्छा देखो क्या करना है, देखो अब देखो, अच्छा देखो सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, देखो ये दोनों समीकरण है। ठीक है सर, समीकरण इसको अगर हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो कहीं काटेंगे। ठीक है सर, कैसे पता चला, इसमें देखो a1/b2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब कि पक्का है कि कहीं ना कहीं काटेंगे। ठीक है सर, अब देखो कहीं ये कहीं ना कहीं देखो इस प्रकार से बनेगा, ये पहली रेखा है दूसरी रेखा, अब ये दूसरों को कहीं पे काटेंगी, उसका कटान बिंदु कैसे मिलेगा, उसका कटान बिंदु ऐसा मिलेगा कि सबसे पहले आप या तो आप उसे हल करके, इन दोनों को हल करके अलग से विलोपन विधि से उसका कटान बिंदु ज्ञात कर लो, फिर उसको इसमें रख लो दिखाने के लिए। दूसरा चीज, या तो आप उसको कोई भी बिंदु रख के हल करो, आप सही से ग्राफ खींचो, आप देखोगे कि 2 और 3 पे ऑटोमेटिक काट रहा है। ठीक है, तो जो कटान बिंदु है वो, और देखो पहला ये दूसरा ये तीनों मिलेगा। अब ये तीनों मिलेगा तो इन तीनों से एक त्रिभुज बना, इन तीनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए हम क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। देखो हमने ऐसा बना लिया, 0 - 1 1 रख के। समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेंगे, 4 2 ऐसा रख के हमने समीकरण 2 के लिए भी तालिका बना लिया। उस हिसाब से देखो हमने फिर दर्शाया, देखो हमको ऑटोमेटिक हमको पता चल गया यहाँ पर यह माइनस, ये देखो ऑटोमेटिक है कटेगा। ठीक है, -1 4, ये हमको मतलब ये वाला का यह तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इस प्रकार से काटा। मतलब यही तो हमको चाहिए था यार, निर्देशांक ही तो चाहिए था, निर्देशांक हमको पता चल गया। तो मतलब त्रिभुज के क्या है, तीनों निर्देशांक है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हमने जो हमारा अब तक का था, जो बेसिक चीजें थी वो हमने आपको बता रखा है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहो, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मेन मुद्दा है आपको पढ़ने का, बस उस पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।